सेलुलॉइड के सितारे। नमस्कार, सेलुलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवा रहे हैं जाने माने चरित्र अभिनेता राम मोहन से। भेंट करता है रजिया रागिनी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिन्होंने एक लंबा सफर अभिनय के क्षेत्र में तय किया है और कई तरह के किरदारों को अपने सजीव अभिनय से पर्दे पर साकार किया है और दर्शकों का बहुत सा प्यार और सम्मान हासिल किया है। आज भी आप एक सीनियर एक्टर की हैसियत से दर्शकों का और अपने जूनियर्स का उतना ही प्यार और सम्मान बटोर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे हर दिल अजीज चरित्र अभिनेता राम मोहन जी से। राम मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विविध भारती के स्टूडियोज में। पहले तो मैं आभारी हूँ विविध भारती वालों का, जिन्होंने मुझे अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से और कहूँ तो अपने चाहने वालों से बातचीत करने का मौका दिया। दोस्तों, साथियों, बच्चों, बुजुर्गों, नमस्कार। और एक बार पहले भी आपसे शायद मुलाकात हुई थी, अब दोबारा मुलाकात कर रहे हैं। कुछ बातें रह गई थी तो वो भी अधूरी बातें आज पूरी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब्र से सुनेंगे। कैसा लगता है जब आप अब पीछे मुड़कर देखते हैं? इतना लंबा सफर आपने इस क्षेत्र में तय किया है, कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। जिंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है। अगर जिंदगी बहुत ही हमवार, बहुत खूबसूरत एक बेड ऑफ रोजेस की तरह हो, कोई कहीं ठोकर ना लगे, कहीं गिरे नहीं, कहीं घुटने के बल नहीं गिरे, कहीं कोहनी ना छिले, तो वो जिंदगी नहीं होती। वो तो एक बड़ा खूबसूरत सा सफ़र हो गया, कट गया, बीत गया। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ कि मैं किन किन हादसात से गुज़रा, किन किन मौक़ों पे मुझे किस किस दोस्त ने, किस किस साथी ने मुझे सहारा दिया, और मैं उनका मशकूर हूँ, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो मेरा सफ़र गुज़रा बहुत खूबसूरत गुज़रा। मैं हालांकि बहुत स्ट्रगल की, फुटपाथ पे सोए, झोंपड़ों में रहे। कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने कोई बुरा काम नहीं किया। झोंपड़ों में रहकर भी बड़े ठाठ से, बड़ी आन बान से अपने काम की तलाश में जाते थे। और ये भी कहने में मैं कतई नहीं शर्माऊंगा कि 10-10 दिन, 15-15 दिन फाके भी काटे। रोटी जिसे कहना चाहिए सही मायनों में नहीं मिली, चने खाए, पानी पिया, लेकिन कभी भी किसी भी बुरे काम की तरफ, जैसे उस ज़माने में प्रोहिबिशन थी कि दारू की ट्यूब या दारू की बोतल या दारू का ड्रम, दारू का डब्बा यहाँ से वहाँ ले जाओ तो 50, 60, 100 रुपए मिल जाते थे जी। ये एक बार ऑफर भी हुई, लेकिन सिर्फ इस जज्बे ने कि मैं जिस माँ का बेटा हूँ, जिसके प्यार दुलार से मैं यहाँ जी रहा हूँ, अगर ये बात कहीं उसको पता लगी तो शायद वो खुदकुशी कर लेगी। तो इस चीज़ ने मुझे इन गलत चीज़ों से दूर रखा। मेरी जद्दोजहद ने मुझे बहुत हिम्मत दी और उस हिम्मत से मैं बड़ा खुश हूँ। स्ट्रगल ने मुझे वो हिम्मत दी और मैं कभी रोया नहीं, मेरे माथे पे कभी शिकन नहीं आए कि मैं अकलौता बेटा हूँ, घर में रहता तो ऐश करता। मैंने अपने स्ट्रगल को भी, अपनी जद्दोजहद को भी बड़ी खुशी से कबूल किया। आपने बचपन से ही सोच लिया था कि आपको इसी लाइन में आना है और यही प्रोफेशन लेना है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी जहन में ये बात भी नहीं थी कि मैं एक्टर बनूंगा। हाँ, एक्टिंग करने का शौक था। कॉलेज में, स्कूल में इक्का दुक्का एमेचोरिश प्ले में काम वाम कर लिया। लोग पसंद करते थे, बड़ी तारीफ भी करते थे, लेकिन ये बिल्कुल ख्याल नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। बल्कि मेरा ख्याल ये था कि मैं कुछ अपने देश के लिए कुछ करूंगा, अपनी कौम के लिए कुछ करूंगा। उस वक्त मेरा मुल्क गुलाम था, तो मैं इस गुलाम मुल्क की आज़ादी में क्या योगदान दे सकता हूं, मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश उस तरफ थी।
45 के ज़माने में INA मूवमेंट चल रही थी। सैगल ढिल्लों शाहनवाज साहब लाहौर आए थे। मैं लाहौर में FC कॉलेज में पढ़ता था। मैं उनको मिलने के लिए गया, वहाँ से बहुत प्रेरित हुआ। उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर आए थे, कुछ इलेक्शन हो रहे थे, मैं उनसे मिलने गया। दीवान चमनलाल साहब वहाँ लाहौर में कैनाल पे कोठी पे रहते थे, वहाँ उनके दर्शन हुए। जो जो उन लोगों से मिलता गया, मेरी धारणा ये बनती है कि मैं कुछ देश के लिए करूँ, कुछ अपनी कौम के लिए करूँ। उस बचगनी में मैं क्या कर सकता था, लेकिन जहन में ये बात ज़रूर थी कि मैं भी एक इस आज़ादी की लड़ाई का एक सिपाही बनूं, एक हिस्सेदार बनो। एक हिस्सेदार बनूं। आपके परिवार वालों को जब आपने अपना ये फैसला सुनाया कि आप अभिनय करना चाहते हैं, तो उनका क्या रवैया था? क्योंकि उस जमाने में तो इसको प्रोफेशन ही नहीं माना जाता था। अगर मैं उन्हें अपना ये फैसला सुनाता तो मेरा ख्याल है मेरी माँ तो बेहोश हो जाती, गिर जाती और मेरा बाप मुझे गोली मार देता। हालांकि बंदूक नहीं थी जी। लेकिन उनकी आंखें ही गोली का काम कर सकती थी। तो मैंने उनको बताया नहीं। उस जमाने में जैसे हर नौजवान घर छोड़ के, घर से भाग के बम्बई आता है जी। और फिल्म लाइन में जद्दोजहद करता है, कुछ अपने आप को एक्टर बनाने की कोशिश करता है। मैंने भी उसी तरह अपने माँ बाप को विदाई दी। उनको मैं महसूस करता हूँ, अब बाप बन के महसूस करता हूँ कि मैंने उनके दिल को कितना दुखाया होगा। मतलब आप भाग के बॉम्बे आए? जी हाँ, मैं भाग के बॉम्बे आया। फ्रंटियर मेल में बैठा अम्बाला छावनी से विदाउट टिकट और हम बॉम्बे पहुंच गए। जद्दोजहद शुरू हो गई। यहाँ हमारे पुराने दोस्त थे, उनसे मुलाकात हुई। मतलब है कि स्ट्रगल की और ज़बरदस्त स्ट्रगल की। बड़ी खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है। आज जब ये सब चीज़ें आपके जहन में ताज़ा होती हैं तो सुकून भी मिलता होगा कि एक मकाम आपने हासिल किया। जैसे एक परिंदा, एक पक्षी, एक पंछी तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाता है, इसी तरह मैंने भी तिनका तिनका या चवन्नी चवन्नी रुपया जोड़ के अपना घर बनाया, घर लिया और उसमें फिर शादी के बाद बीवी आई, बच्चे हुए। तो ये महसूस होता है कि अपनी ही इन 10 उंगलियों की मेहनत से और ईमानदारी से जो मैंने हासिल किया, जिसको मैं बहुत अच्छा एंजॉय करता हूँ, बड़ी खूबसूरती से एंजॉय करता हूँ, तो ये बड़ी खुशी होती है। सबसे पहला गाना जो है थोड़ा सा क्लासिकल है और उस क्लासिकल गाने के ज़रिए मैं अपने बहुत ही मेहरबान, बहुत ही प्यारे और जिनसे थोड़ा बहुत प्रेरित होके मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, उनका नाम अशोक कुमार जी है और उन्होंने मेरी सूरत तेरी आंखें में गाना गाया है और वो यूं शुरू हो। एक पल
किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। आपके अभिनय की यात्रा किस तरह से शुरू हुई? कैसे आपको फिल्मों में पहला ब्रेक मिला? मुझे पहला ब्रेक मिला पूरे 1 साल की जद्दोजहद के बाद। दादर में सड़कों पे घूमते रहते थे, चक्कर काटते रहते थे। कोशिश होती थी कि साहब किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मुलाकात हो जाए। उन्हीं दिनों मोतीलाल जी से मुलाकात हो गई। मोतीलाल जी वेटरन अपने ज़माने के, और कहना चाहिए कि बेहतरीन अदाकार, एवरग्रीन अदाकार। लोग उनकी कॉपी भी करना चाहें तो कॉपी नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल इस खूबसूरत उनकी अदाकारी होती थी। तो उन्हें पता नहीं क्या चीज़ भागी, उन्होंने मुझे एक फिल्म में रोल दिया जी। जिस फिल्म में नूतन जी को इंट्रोड्यूस किया था उनकी माता जी ने, शोभना समर जी। शोभना समर जी ने। उस फिल्म का नाम था बेटी। उसमें एक रोल था दुकानदार का जी, जहां पर वो रिकॉर्ड बेचता है और नूतन जी वहां बार बार रिकॉर्ड लेने आती हैं। तो वहां पर मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा क्या होता है, क्लैप कैसे बजती है, लाइट ऑन और साउंड ऑन कैसे होती हैं, क्या आवाज़ें होती हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम वहां पर देखा और सुना। उसके बाद काफ़ी लंबा सफ़र है, चलते रहे। तो वो मेरी पहल थी स्टूडियो में काम करने की। तो पहला दिन कैसा महसूस हुआ आपको? एक घबराहट, क्योंकि उस जमाने में इतना तो टेक्निकली एडवांस था नहीं, इतनी फिल्में शायद देखने का मौका नहीं मिलता था। मैं फिल्में बहुत देखता था। अच्छा। और फिल्म देखने का शौक ये था कि मैं एक मरतबे घर से भाग के दोस्तों को लेकर दिल्ली आया था, फिर विदाउट आया था। उस ज़माने में नजमा, तानसेन, किस्मत जैसी फिल्में रिलीज़ हुई थी, तो उनको देखने का बहुत शौक था। पार्टीशन से पहले? पार्टीशन से पहले, बहुत पहले। तो फिल्में मैंने वहाँ देखी थी। फिल्मों का बहुत शौक था मुझे, और फिल्मों का शौक होने की वजह से मैं फिल्म में नहीं आया था, लेकिन बस आ गया फिल्म में। मैं फिल्मों में आ गया और इस दुनिया में आया, बड़ा खुश हूँ। तो आपने इतने सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो कैसा अनुभव रहा आपके? कौन कौन से एक्टर्स ने आपको इंस्पायर किया? बड़ा अच्छा अनुभव रहा। पहले भी लोग ऐसे थे जो अपना काम करते थे, हमारे पे छाने की कोशिश नहीं करते थे और हमको प्रोत्साहन देते थे, हमको सिखाते थे। उनमें पृथ्वीराज कपूर साहब भी हैं, उनमें जगदीश सेठी साहब भी हैं। जगदीश सेठी साहब मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे इस लाइन में सही मायनों में मेरे कदम जमाए। उन्हीं की फिल्म में मैं एक अहम अदाकार कर पाया, निभा पाया। जग्गू फिल्म थी, उसमें मैंने एक बड़ा अच्छा रोल किया था, बड़ा अप्रिशिएट हुआ। उसके बाद मुझे उन्होंने ही हीरो बनाया श्यामा के अगेंस्ट। अच्छा, आप एज ए हीरो भी फिल्मों में काम कर चुके हैं? जी हाँ। ये तो शायद हमारे श्रोताओं को पता भी नहीं होगा। तो पहली फिल्म आपकी एज ए हीरो कौन सी थी? पेंशनर। पेंशनर। श्यामा जी के साथ उसमें मैंने काम किया था जी। और वो ब्लैक एंड वाइट थी। और ट्रेजेडी ये है कि सब उसका आजकल नेगेटिव भी अवेलेबल नहीं है, वो जल गया था। ओहो हो। हम बात कर रहे थे डायरेक्टर्स और आपके। हाँ, डायरेक्टर साहब जैसे विजय भट्ट थे, उस जमाने के वेटरन डायरेक्टर थे जी। वो बड़े प्यार से काम लेते थे। इसी तरह जैसे गुलजार साहब हैं, बड़े बड़े मजे हुए डायरेक्टर हैं, बड़े मजे हुए राइटर हैं। उनकी खूबसूरती ये थी कि मैं डायलॉग बोलता था और पूछता था, गुलजार साहब मैं ठीक बोल रहा हूँ? बोले साहब अगर मुझे डायलॉग ठीक बुलवाने होते तो हम खुद ना रोल कर लेता। तुम जो डायलॉग बोल रहे हो अच्छे बोल रहे हो, करेक्टर के लिहाज से बोल रहे हो, बहुत खूबसूरत बोल रहे हो, कैरी ऑन। तो इस तरह से एक इंस्पिरेशन मिलती गई और हीरो की पिक्चरें फ्लॉप होती गई, हम जीरो होते गए। फिर एकदम से दौर चेंज हुआ? जी हाँ, फिर खलनायक बन गए। ओहो। खलनायक में मैंने बड़ी पिटवाई करवाई। हालांकि हमको स्वॉर्ड फेंसिंग और ये राइडिंग और फाइटिंग वगैरह नहीं आती थी, लेकिन एक मकूला था, एक असूल था, किसी बात को ना नहीं कहना। तो उस ना कहने में घोड़े से गिरे भी, तलवारबाजी में जख्मी भी हुए और फाइटिंग में मुक्के भी खाए, मुंह से खून भी निकला वगैरह वगैरह। और पिटते पिटते मंचते विलन बन गए। आप अपने एक्ट्रेस के, अपने को स्टार्स की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि दूसरा गाना भी आप कोई अपने ऐसे एक्टर के लिए सुनवाएं जो आपको बहुत पसंद हो। बिल्कुल साहब, वो मैं चाहूँगा कि उसी गाने के ज़रिए मैं अपने महान मित्र, बड़े प्यार करने वाले सज्जन पुरुष और बड़े अच्छे कलाकार भगवान दादा को श्रद्धांजलि पेश करूं। और उनका गीत है अलबेला फिल्म का, अलबेला का शोला जो भड़के।
जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। भी खड़के तो बिजली सी खड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, देखा जो तुमको दर्द गया था। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। राम मोहन जी, आपने फिल्मों में तरह तरह के रोल निभाए हैं, तो कोई ऐसा रोल जिसे करके आपको एक सेटिस्फेक्शन का आभास हुआ हो, एहसास हुआ हो? देखिए जी, एक एक्टर को, एक कलाकार को फुल्ली सेटिस्फाइड तो या फुल सेटिस्फेक्शन तो कभी मिलती नहीं है। वो यही चाहता कि साहब मैं और कुछ करूं, इससे बेहतर करूं, इससे अच्छा करूं। लेकिन दो फिल्में, जिनमें से एक का नाम है मेरे हुजूर और दूसरी फिल्म है नदिया के पार, ये फिल्में करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम करना थोड़ा बहुत आया है जी। और फिर कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ प्रोड्यूसरों ने भी उन रोल्स की तारीफ की। जैसे मेरे हुजूर का रोल था, एक पिंप का रोल था, रामपुर ये पिंप का रोल था। उसकी बड़ी मुखालफत थी कि यार ये राम मोहन पंजाबड़ा क्या बोलेगा, भाषा क्या इसको लैंग्वेज आएगी रामपुर की। लेकिन हेड्स ऑफ जो आज इस दुनिया में नहीं है, विनोद कुमार राइटर डायरेक्टर, उन्होंने कहा साहब मुझे पूरा भरोसा है ये लड़का करेगा, और उन्होंने मुझसे काम करवाया। और फिर लोगों ने ये कहा कि यार तुम क्या खानदानी पिंप हो या कहीं ट्रेनिंग लेकर आए हो? मतलब इतना रच बस गए आप उस कैरेक्टर में। जी जी। और भी कैरेक्टर्स के बारे में आप बात कर रहे थे, कोई और कैरेक्टर मेरे हुजूर के अलावा? अब देखिए, अब जैसे गुलजार साहब ने एक फिल्म में मुझसे एक रोल करवाया, किताब फिल्म का नाम है। अब मुझ जैसे आदमी से उन्होंने गाना गवा दिया, विलन आदमी,
और साहब वो हालांकि लोगों ने कहा भाई तुम ये जो है गेस्ट आर्टिस्ट शम्मी कपूर को ले लो जी। वो गाना गाया हुआ था और म्यूजिक भी था R.D. बर्मन साहब का, उनसे करवा लो। लेकिन साहब पता नहीं उन्हें क्या कौन सी बात कहाँ कुछ छू गई थी या भाग गई थी, उन्होंने साहब वो रोल मुझे दिया इंजन ड्राइवर का और मुझसे गाना गवाया। राम मोहन जी, आपकी ज़िंदगी में कई सारे हादसे ऐसे गुजरे होंगे जो एक याद बन के आपके जहन में रहे हैं या रह रहे हैं, तो कुछ ऐसे हादसे आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना पसंद करेंगे? बहुत से ऐसे हादसात हैं जो पर्सनल हैं या जिनमें कुछ लोग शरीक हैं। पर्सनल तो जैसे एक फिल्म में हम काम कर रहे थे जिसका नाम था फूल और पत्थर, मीना कुमारी जी के साथ मेरा रोल था देवर का जी। और बहुत कमीने देवर का रोल था वो जो अपनी भाभी को रेप करना चाहता है। तो ये उन लोगों में ही जज्बा था जब उनको ये मालूम पड़ा कि साहब मैं घबरा रहा हूँ, और मैंने डायरेक्टर से कहा O.P. रलन साहब से कि देखो यार ये 4 लाख की थैली है, इसको हाथ लगाते हुए करंट लगता है। तो उन्होंने कहा कि राम मोहन जी जिस तरह से आपको करना है वैसे कीजिए, मेरी तरफ से पूरा ताउन मिलेगा, पूरी कोऑपरेशन मिलेगी। और मैं ये बयान नहीं कर सकता कि साहब जब वो हमने शॉट किया है और एक ही शॉट में वो शॉट ओके हो गया, और ऐसे ही एक और हादसा हुआ था जहां मैं पानी में डूबने लगा था और बिल्कुल गालिबन डूब ही गया था क्योंकि मुझे बचाने वाली जो बोट आने वाली थी वो फेल हो गई, वो नहीं आ रही थी। तो राज कपूर साहब उस फिल्म में काम कर रहे थे, 2 जासूस, वो उन्होंने चिल्ला के साहब अपने हाथ से रस्सा फेंका मेरी तरफ और वो रस्सा पकड़ा तो मैं बचा। इस तरह की बहुत सी चीज़ें। हाँ, एक कमाल का हादसा है, हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे रांची के पास,
वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो बुजुर्ग है, जिसके बेटे ने एक लीडर का कत्ल कर दिया है और उसको लिंच कर दिया पब्लिक ने वहाँ पर, और सारी सोसाइटी ने, सारे समाज ने इस खानदान का बिल्कुल एक बाइकआउट कर दिया है। उनको घर से निकलने की नौबत आ गई है और बहुत ही, जहाँ इसकी पोती का रिश्ता था, रिश्ता टूट गया है। अब ये बुजुर्गवार जो रोल मैं प्ले कर रहा था अपने आप को फांसी दे लेता है। ओहो। तो वो फांसी देना था जी, हाँ, वो फांसी देना था, रस्से पे लटकना था। लेकिन एक ऐसा मौका, एक ऐसा लम्हा आया कि मैं उस 2 लम्हे के लिए बिल्कुल गायब था। और मैं कहाँ था मुझे नहीं पता, मेरे जो को आर्टिस्ट थे उनको नहीं पता, मेरे पसीने पसीने आ रहे थे। और मैंने क्या महसूस किया कि मैं बहुत लंबी गुफा, जो कि मार्बल की सफ़ेद गुफा है, उसमें सफ़र कर रहा हूँ, बिल्कुल उड़ रहा हूँ लाइक कैप्टन मार्वल। और दूर दराज एक छोटी सी रोशनी मुझे दिख रही है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, आवाज़ें सुन रहा हूँ, राम मोहन जी, दद्दू दद्दू। और मैं कह रहा हूँ ये बेवकूफ़ क्यों मेरा सफ़र ख़राब कर रहे हैं। ओहो। एक वो हादसा है। राज कपूर साहब उन डायरेक्टरों में से, उन प्रोड्यूसरों में से थे जो वक्त के साथ साथ बदले। अगर उन्होंने आह जैसी पिक्चर दी, जागते रहो जैसी पिक्चर दी, और मेरा नाम जोकर जैसी पिक्चर दी, जो कि लोगों को बहुत पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, अगर आपको मेरी क्लासिकल चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं आपको वो चीज़ देता हूं जो आपके रोम रोम को थरका देगी। तो उन्होंने पिक्चर दी बॉबी, और सुपर डुपर हिट पिक्चर दी। क्यों? कि वो वक्त के साथ चले। कुछ हमारे साथी वक्त के साथ नहीं चले तो बेचारे पिछड़ गए। और उनकी खूबसूरती और उनकी खूबी ये थी कि वो अपने हर गाने में कोई मैसेज देते थे, समाज के लिए, देश के लिए, कौम के लिए। और उनका एक मैसेज, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना है, अरे भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई कोई ऐसा व्यक्तित्व जिससे आप बहुत प्रभावित रहे अपनी जिंदगी में? प्रभावित तो मैं अपने गुरु से रहा, जिनका नाम जगदीश सेठी साहब था जी। अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे अदाकार, बहुत ही अच्छे कलाकार और बहुत ही अच्छे इंसान भी थे, और बहुत अच्छे, बहुत काबिल ज्योतिषी भी थे। जब मैं शुरू में उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बेटा क्या बनना चाहते हो, क्या बनने आए हो? अब देखिए, मैं कोई
पढ़ा लिखा या कुछ रट के तो नहीं गया था। मेरे मुंह से फौरन जुमला निकलता है कि साहब मैं आप बनना चाहता हूं। ओहो। बोले क्या मतलब? मैं कहा साहब जैसे आप हैं, पृथ्वीराज जी हैं, केएन सिंह हैं, तो ये लोग जैसे फिल्म में आते हैं तो फिल्म में जान पड़ जाती है, कहानी में जान पड़ जाती है, कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। और मैं कहा जो हमारे हीरो हीरोइन हैं वो तो झाड़ियों के पीछे दरख्त के इर्द गिर्द गाना वाना गाते रहते हैं, तो वो मुझे कुछ, तो उनका जुमला था और बहुत सही जुमला था। कहने लगे बेटा तू भूखा नहीं मरेगा। उनका इशारा यह था कि अगर मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना पसंद करता हूं तो तुम कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बनोगे और काफी उम्र तक, काफी टाइम तक इस इंडस्ट्री में जिंदा रहोगे। तो जो आज मेरे सामने हो रहा है, मैं आज भी अपने बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट काम कर रहा हूं। लोग मुझे प्यार करते हैं, बुलाते हैं। उसी दौरान में कहो या मेरी जब जद्दोजहद का जमाना था, मेरे दोस्त जिनका नाम राजेंद्र कुमार साहब, जो कि कभी कभी वो भी असिस्टेंट थे रावेल साहब के, कभी कभी मेरे पास अंधेरी से चलकर जोगेश्वरी ओशीवारा सोने के लिए आते थे मेरे झोंपड़े में। अच्छा, उस वक्त वो भी स्ट्रगल कर रहे थे? जी स्ट्रगल कर रहे थे साहब। झोंपड़े में सोने आते थे और फिर हमारे वहाँ के दोस्त थे, वो सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता बनाते थे और वो नाश्ता खा के फिर बेचारे चले जाते थे अपने काम पे। मैं इस मौके पर उनको भी अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं और उनका बड़ा मशहूर गाना है मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, फिल्म संगम से। फिल्म संगम से। वाह। तेरे इंतजार में
कामयाब इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस मकाम तक आने में आपका तो स्ट्रगल है ही है, आपकी तो जद्दोजहद है ही, पर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया हो? ऐसे दो व्यक्ति हैं। एक तो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त, अंबाला छावनी में स्टैंडर्ड होटल के मालिक हैं आज वो, और पहले भी मालिक थे क्योंकि मालिक के बेटे थे। हम क्लास फेलो थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब मैं घर छोड़कर निकला हूं तो सिर्फ उनको मालूम था कि मैं जा रहा हूं। और एक मेरे दोस्त जो मुझसे थोड़ा उम्र में बड़े थे, लेकिन मेरी मेहनत को, मेरी हिम्मत को, मेरे जज्बों को देखकर वो बहुत मुतासर थे, बहुत खुश होते थे। और उन्होंने, जब मैं बॉम्बे आ गया तो 1.5 साल तक मुतवातर, हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या किसी भी सरकार की तनख्वाह, सरकारी अफसर की तनख्वाह या सरकारी कारकुन की तनख्वाह पहली की बजाय 2 को आई हो, 3 को आई हो या 4 को मिली हो, लेकिन उस शरीफ आदमी का, भगवान उसको बहुत लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, वो आज भी भगवान की जैसे जिंदा हैं, तंदुरुस्त हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। उनका नाम ब्रह्म स्वरूप जी है। और जो ये अंबाला वाले दोस्त हैं, इनका नाम भाग सिंह सोडी है। तो ब्रह्म स्वरूप जी मुझे महीने की हर 31 तारीख को 150 रुपया भेजते थे, और जिसने मुझे यहाँ बंबई में जिंदा रखा। मुझे जो मेन यहाँ पर सपोर्ट मिली, सबसे मिली, अगर मैं थोड़ा सा अपना मतलब बैकग्राउंड देखूं तो मैंने राइट फ्रॉम पृथ्वीराज कपूर, के.एन. सिंह, जगदीश सेठी साहब, ओम प्रकाश जी, और उस जमाने के जो हीरो थे अपने ये करण दीवान साहब, देवानंद साहब, अपने ये दोस्त धर्मेंद्र जी, मनोज कुमार, सबके साथ मैंने काम किया, राजेंद्र कुमार के साथ, सबके साथ मैंने काम किया। मैं किसी ग्रुप में नहीं गया, सबने मुझे प्यार दिया, सबने मुझे इज्जत दी, सबके साथ काम करने में बड़ा मजा आया। मैंने बहुत सी पिक्चर मद्रास की जहां मुझे राजेंद्र साहब ले गए थे, तो वहां भी काम करते थे। अभी आपने जिक्र किया मनोज कुमार साहब का जी। तो मनोज कुमार साहब ने तो बहुत सी देशभक्ति की फिल्में बनाई हैं, और हर फिल्म में आप जरूर रहे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, और क्या माहौल रहता था जब देशभक्ति की फिल्में? जिंदाबाद वाली बात होती थी वहाँ, जिंदाबाद वाली बात होती थी। वो हमको बहुत अहमियत देते थे, बहुत कदर करते थे, कभी कभी हमसे राय भी लेते थे, पूछते भी थे। बड़े प्यारे इंसान हैं और बड़ी अच्छी खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, काम भी किया। आजकल वो फिल्म नहीं बना रहे हैं। मनोज कुमार साहब के साथ में आपने जिन फिल्मों में काम किया, तो उनमें कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके लिए भी यादगार रहा हो और हमारे दर्शकों के, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए? जी हाँ, उसमें मैंने क्रांति में एक रोल किया था, और उन्होंने मेरा नाम ही मोहन रखा था, उस कैरेक्टर का नाम ही मोहन था। तो दिलीप कुमार साहब वो मोहन 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 चिल्लाते थे, तो 2-1 बार मैंने हॉल में सुना कि जब मैं अपीयर होता था तो दिलीप साहब बाद में बोलते थे, कभी कभी पब्लिक चिल्ला उठती थी, मोहन मोहन आ गया। तो उससे भी काफ़ी पहचान मिली, नो डाउट। मनोज कुमार साहब की हर पिक्चर से, उसमें तो ऐसा है कि उनकी फिल्म में अगर 2 शॉट भी आपने कर लिए हैं तो वो भी रजिस्टर होते थे। बिल्कुल ऐसा वो एक छोटे छोटे कैरेक्टर को पॉलिश करते थे, और पॉलिश करके निकाल के लाते थे, उभार के लाते थे। हम जिक्र कर रहे थे अभी क्रांति का, मनोज साहब का, दिलीप साहब का। तो क्रांति का कोई गाना आपको जो बहुत पसंद हो? क्रांति के गाने बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे थे, लेकिन मनोज कुमार साहब ने जो एक गाने का इस्तेमाल किया था अपनी पहली फिल्म, जिसका नाम उपकार था, वाह वाह वाह। और उसमें उन्होंने क्या क्या रंग भरे थे, क्या क्या लीडरों को साहब उन्होंने दिखाया था, और एक हर इंसान ये महसूस करता था कि मैं जैसे भारतवर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भारतवर्ष का ही एक बाशिंदा हूँ। उसमें गाना था मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की
कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अभी हम बात कर रहे थे उपकार फिल्म की, और प्राण साहब और मनोज कुमार साहब, तो प्राण साहब से क्या आप इंस्पायर रहे हैं कभी? क्योंकि बातचीत के सिलसिले में हम ये बात भी कर रहे थे कि वो कैरेक्टर में बड़े डूब के काम करते थे। प्राण साहब उन आर्टिस्टों में से हैं जिन्होंने कभी भी आज तक किसी बनावट का सहारा नहीं लिया। मैं आजकल के विलन्स की कोई मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको अपने भाव प्रकट करने के लिए कुछ अजीब किस्म के सहारे लेने पड़ते हैं। कभी गंजे बन जाते हैं, कभी एक भद्दी किस्म की विग पहन लेते हैं, कभी आंख को टेढ़ा कर लेते हैं, कभी काने बन जाते हैं, कभी चेहरे पे बहुत बड़ा एक स्कार लगा लेते हैं, कुछ वगैरह वगैरह वगैरह। प्राण साहब आज तक, आज भी आप उनसे मिलिए, निहायत खूबसूरत और मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत विलेन जिसे कहते हैं, सबसे खूबसूरत बैडमैन हैं जी, सबसे खूबसूरत बैडमैन मिस्टर प्राण। और उनके बाद सबसे खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बैडमैन मिस्टर अजीत। जी हाँ, बिल्कुल। इन लोगों ने कभी चेहरे नहीं बिगाड़े, कभी शाउटिंग नहीं, कभी चिल्लाए नहीं, कभी जी। बड़े बड़े खूबसूरत। और देखिए प्राण साहब कभी कभी कहते हैं, और बड़ा अच्छा कहते हैं, कि आपने कम से कम, मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी के घर में किसी के बच्चे का नाम प्राण। मतलब इतना लोग दहशत खाते थे, इतना लोग दहशत खाते थे। देखिए लोगों का साइकोलॉजी, लोगों का माइंड, बच्चों का माइंड कितना नाजुक होता है। हालांकि मैं प्राण साहब के नाखून की मैल के बराबर नहीं, उनकी परफॉर्मेंस, उनके काम और उनके तजुर्बे के बारे में। जब मैंने ये गंदे किस्म के, यानी ये विलन किस्म के रोल करना शुरू किए, तो मैं एक दोस्त के यहाँ गया और मैंने बेल दबाई, तो दरवाजा खुला, छोटी सी बच्ची आई और मेरा तो बोले, अरे तू, और फौरन दरवाजा बंद किया और चिल्लाई अंदर जाके, मम्मी मम्मी वो गंदा आदमी आया है। तो मम्मी आई उनकी, हमारी भाभी जी, तो उन्होंने देखा मुझे, अरे भाई साहब आप हैं। तो मम्मी, वो अंदर से बच्ची बोलती, क्या इनको भाई साहब बोलते हो, इतने गंदे गंदे काम करते हैं, औरतों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो इतना, लेकिन प्राण साहब की बात कर रहा था कि इतने
खतरनाक, इतने नेगेटिव उन्होंने रोल किए हैं, लेकिन कहीं उन्होंने अपना मुंह बिगाड़ा हो, शक्ल बिगाड़ी हो, निशान लगाया हो, धब्बा लगाया हो, अपने अपने अंदर कुछ लंगड़ापन, सिवाय जो वो हीर रांझा थी उसमें तो कैरेक्टर ही लंगड़ा था वो कैदू का, तो वो लंगड़े बने, वरना उन्होंने अपने आप को, अपना प्रभाव डालने के लिए अपने आप को बदनुमा बदशक्ल कभी नहीं किया साहब। और वो भी आप ही की तरह पहले हीरो रहे। जी अरे मेरा तो आए फिर चरित्र, लेकिन साहब बड़े खूबसूरत हीरो रहे वो। लाहौर में हीरो थे, लोगों की जान थे वहां पर, लोगों के जिगर थे, और उसके बाद बंबई में आए। और साहब बड़े कमाल की बात तो ये है, अक्सर जितने ये जो फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले होते हैं, ये रियल लाइफ में बहुत पॉजिटिव होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। प्राण साहब ने बहुत से हमारे ऐसे साथियों की मदद की है बवक्त ज़रूरत, कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और हालांकि उनके यहाँ से कई जगहों के, कई लोगों के मंथली वजीफे बंधे हुए थे, मंथली उनको पैसे पहुंचते थे। ये प्राण साहब का करैक्टर है। और आप फिल्म में देखेंगे साहब बहुत जालिम है, ये तो पैसे छीन लेता है, ये तो डाका मार लेता है, लेकिन जो उसका जो अंदर जो उसकी आत्मा है, बहुत खूबसूरत आत्मा है। तो हम चाहेंगे कि मीना कुमारी जी के बारे में हमें आप हमारे श्रोताओं को कुछ और तफसील से बताएं। मीना कुमारी जी महज मीना कुमारी ही नहीं थी, वो बजाते खुद एक किताब थी। उनके अंदर बहुत से हादसात, बहुत सी चीजें इस कदर जमा हुई थी कि कभी कभार मैं देखता था कि उनके तासुरात, उनके भाव उनके चेहरे पे आते थे बात करते करते। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, और गाहे बगाहे कभी मुझसे किसी बारे में, मैं अपने बड़प्पन की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी मुझसे अपने किसी इशू के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में बातचीत कर लेती थी, और मैं भी कभी कभी उनके पास जाकर कुछ अपने बारे में डिस्कस कर लेता था। और ऐसे बड़ा अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत सी दोस्ती थी। ये ज़रूर महसूस होता था कि वो कुछ घुटी हुई सी कुछ खुल के ना बात कर सकती थी, और बहुत दुख भरी जिंदगी उनकी। मैं बस ये कहने वाला था, अक्सर किसी खूबसूरत छोटे से मासूम बच्चे को देखकर, एक मरतबा मैं उनकी शूटिंग पे किसी अपने गेस्ट को ले गया, और वो गेस्ट मेरी बीवी का रिश्तेदार था, तो उनको भी जाना पड़ा। मेरी बीवी की गोदी में एक बच्चा था, मेरा जो यंगेस्ट सन है मनोज, तो उन्होंने दूर से देखा, बोला अच्छा ये तुम्हारा सब में छोटा बेटा है। मैंने कहा हाँ जी, आओ बेटा मेरे पास आओ। तो बच्चा नहीं गया, तो उनके चेहरे पे एक अजीब भाव आया, और उन्होंने कहा हाँ भाई तुम भी क्यों हमारे पास आओगे। तो उस जुमले से ये महसूस हुआ कि तुम भी हमारे पास क्यों आओगे, कि उनको बच्चों से बहुत प्यार था। और पास मतलब शी वांटेड टू ओन, जिसको वो कुछ अपना कह सकें। और फिर वही बात है कि मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में। कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसी चीज उनको नहीं मिली जिसको वो ओन कर सकती, अपना कह सकती। वो खला उनके जिंदगी में रहा, और वो खला और वो भावना उनकी फिल्मों के जरिए भी बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने प्रकट की जी। और वो फिल्म थी पाकीज़ा। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा।
से पूछो, हमरी न मानो, हमरी न मानो, सिपैया से पूछो, सिपैया से पूछो, जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। एक सीनियर सिटीजन होने के नाते, एक सीनियर एक्टर होने के नाते, आजकल जो हमारे यहाँ माहौल है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सी भयंकर घिनौनी चीज़ें हो रही हैं, पहले भी होती रही, लेकिन आज कुछ नंगेपन से हो रही हैं। लेकिन मैं सीनियर सिटीजन होने के नाते एक ही बात कहना चाहूँगा, कोई भी दोस्त, कोई भी मेरा बच्चा, कोई भी मेरा अजीज अगर ये चाहता है कि मैं अपने बुजुर्ग चाचा, दादा, बाप, माँ की सेवा करना चाहता हूँ, तो मेरी राय में यही है कि साहब उन बुजुर्गों के पास बैठकर 15-20 मिनट उनका पास सुनिए, क्योंकि जो उनका आज है वो तो बहुत मिजरेबल है, बीमार हैं, चल नहीं सकते, पलंग से उठ नहीं सकते, आवाजें देते हैं, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, वगैरह वगैरह। और जो उनका आने वाला कल है वो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल घोर अंधेरा है, वहां उन्हें कुछ नजर नहीं आता। उनके पास उनका सिर्फ पास्ट है और उसी पास्ट के सहारे जिंदा हैं वो, और वो शेयर करना चाहते हैं लोग, वो शेयर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा पास्ट कोई सुने। और ये मेरा पर्सनल तजर्बा है कि जब वो बुजुर्ग, जब वो मरीज, जब वो अपाहज अपना पास्ट सुनाता है और वो पास्ट आपको 100 बार पहले सुना चुका है, आप शायद ऊब गए होंगे उनसे, लेकिन जब वो आपको 101वीं बार सुना रहा है तो आप ऐसे ही सुनिए कि जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं। और उसके चेहरे पे नूर देखिए, आप उनकी आंखों में चमक देखिए, क्यों? उनके अंदर घुटन है। वो घुटन कहां निकालें? मैं मानता हूं बच्चों को वक्त नहीं है यार, संडे के संडे बैठ जाओ, शनिवार के शनिवार बैठ जाओ, वक्त तो निकालना पड़ता है। कोई वक्त निकालिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट उस बुजुर्ग को दे दो, आप उसकी उम्र में मेरा ख्याल है कम से कम 4 दिन का इजाफा कर देंगे। उसकी दुआएं लेंगे और वो दुआएं जो हैं वो किसी दरगाह पे, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में नहीं मिलेंगी आपको। वाह, बहुत अच्छी बात कही राममोहन जी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राममोहन जी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि भगवान आपको इसी तरह तरोताज़ा रखे और आपकी लंबी उम्र दे, साथ में सेहत दे और आप इसी तरह कार्य करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक 2 जुमले जरूर कहूँगा, मैं अपने रब को मानूं, तू अपने रब को मान, तू कह ले उसको अल्लाह, मैं कह लूँ उसको राम। वाह, बहुत खूब। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप जाने माने चरित्र अभिनेता राममोहन से रजिया रागनी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।